लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो या इंटरवल वेरिएबल हो उस पर हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये आप लोगों को कर कराना था। है किसी के पास कोई आंसर? नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो और इंटरवल वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसका फाइंड करेंगे? मीन मीडियन किस डेटा का फाइंड करेंगे? नॉमिनल का, ऑर्डिनल का, रेशियो, इंटरवल किसका फाइंड करेंगे? ऑर्डिनल का। ये कहते हैं कि ऑर्डिनल वेरिएबल का हम मीन मीडियन मॉड बनाते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मॉड जो है वो ऑर्डिनल वेरिएबल का फाइंड करेंगे। तो क्या ये ठीक कह रहे हैं? कोई तो जो आप लोगों को जुमेरात को आपको कहा था असाइनमेंट एक छोटी सी जी, एक ये प्रोजेक्ट आपके सीनियर का सबमिटेड रिलेशनशिप अमंग स्मार्टफोन एडिक्शन एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन के वो लोग जो स्मार्टफोन से एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके मुकाबले में जो लाइफ से सेटिस्फेक्शन है, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसका इन्होंने क्वेश्चनियर भी एक डिज़ाइन किया हुआ है गालबन। ये उनका क्वेश्चनियर है। ठीक है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी हुई है जैसे नेम है, ईमेल, सेल नंबर, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, जेंडर, एज, सीजीपीए। उसके बाद उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो शो करते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन को। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है मिसिंग प्लान वर्क ड्यू टू स्मार्टफोन यूज़, यानी आपने कोई वर्क आज प्लान किया लेकिन चूँकि आप स्मार्टफोन से एडिक्टेड थे तो आपने आज जो काम करना था वो स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से भूल गए। इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं, वो आपके पास यानी 5 पॉइंट पर रिस्पॉन्स पूछा हुआ है। और स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब 1 लिया हुआ है और स्ट्रांगली एग्री का मतलब 5 लिया हुआ है। और इसी तरह से ये उन्होंने टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये या तो उन्होंने किसी का ऑलरेडी बना हुआ स्केल यूज़ किया होगा या ये खुद डिज़ाइन किया है। उसके बाद उन्होंने लाइफ सेटिस्फेक्शन के हवाले से कि आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड हैं उसके कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये टोटल क्वेश्चन गालबन 11 क्वेश्चन है। ठीक है, माई लाइफ इज़ गोइंग वेल इन मोस्ट वेज, माई लाइफ इज़ क्लोज टू माई आइडियल, द कंडीशन ऑफ माई लाइफ आर एक्सीलेंट। यानी इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें पूछी हुई हैं इस तरह से कि वो अपनी लाइफ से कितना मुतमिन है, उसकी डिग्री या लेवल पूछा है। इस डेटा को उसने SPSS में या एक्सेल में एंटर किया, वटएवर वो जो भी था। और ये उसके वेरिएबल नेम्स हैं, जैसे जो जो स्टैटिस्टिकली वेरिएबल चाहिए थे, जेंडर, एज, डिपार्टमेंट, CGPA। और उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जैसे SA1 से मुराद उसने ली है स्मार्टफोन एडिक्शन 1। स्मार्टफोन एडिक्शन 1 का मतलब है कि स्मार्टफोन एडिक्शन के जो क्वेश्चन थे उनका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या था वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है एज ए लेबल। और साथ साथ उसकी वैल्यूज़ भी डिफाइन की हुई हैं। यानी अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखेंगे तो इसमें 1 से मुराद स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 से डिसएग्री, 3 से न्यूट्रल, 4 एग्री और 5 स्ट्रांगली एग्री मेंशन किया है। ये लास्ट टाइम हमने से सीखा भी था कि आपने कैसे एंटर करना होता है। ऐसे ही इसने जो स्टूडेंट या स्कॉलर था आपका सीनियर, उसने ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो है वो एंटर कर दिए और इनकी डाटा टाइप उसने न्यूमेरिक चूज़ की। डेसिमल आप 0 कर सकते थे, लेकिन उसने जो है जो जो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो वेरिएबल का नेम उसने डिफ़ाइन किया, एक तरह से टाइप डिफ़ाइन की, और उसके बाद उसने लेबल डिफ़ाइन किया, वैल्यूज़ डिफ़ाइन की, और उसके बाद एक सेकंड लास्ट कॉलम है जिसे हमने मैयर के नाम से लिया था कि वो किस स्केल को बिलोंग करता है। तो उसने यहाँ पे उसे मेंशन भी किया हुआ है। कुछ वेरिएबल नॉमिनल लिए हुए हैं, जैसे जेंडर नॉमिनल है। ठीक है, एज उसने नॉमिनल ली है और वो नॉमिनल वैसे नहीं आनी चाहिए थी, ऑर्डिनल आनी चाहिए थी, क्योंकि ये ग्रुप बनते हैं। 1 से 1 ग्रुप का मतलब है 20 ईयर बिलो, 20 या 20 साल से कम।
ठीक है, तो जहाँ पे ऑर्डर या हिरार्की एग्जिस्ट करती हो वो ऑर्डिनल में आता है, नॉमिनल में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से 2, 3 एंड 4 उसने डिफरेंट ईयर्स को ग्रुप किया हुआ है ऑलरेडी, एक्चुअल एज नहीं पूछी हुई। डिपार्टमेंट है उसने एज ए नॉमिनल लिया हुआ है। फिर CGPA ये भी एक तरह से गलत डिफाइन किया हुआ है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। अगर CGPA उसने एक्चुअल यूज़ की है, हम यहाँ पे देख लेते हैं CGPA, तो CGPA उसने 1, 2, 3 की फॉर्म में ली हुई है। वैसे बेहतर ये होता है कि आप CGPA को एक्चुअल ही लें, यानी जो भी एक्चुअल CGPA बनती है वो आप स्टूडेंट से पूछें और उसके बाद आप उसे कैटेगराइज कर लें। यानी अगर आपकी ज़रूरत है कि उसकी ग्रुपिंग की, जिस तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है, तो आप उसे एस्पेसिस के जरिए से भी ग्रुप कर सकते हैं। अदरवाइज ओरिजिनल जो है, यानी ओरिजिनल मीन के जो आपकी एक्चुअल CGPA है वो एज ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज़ हो सकती है। इस वक्त ये एज ए क्वालिटेटिव यूज़ हो रहा है, एज ए ऑर्डिनल स्केल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे ऑर्डिनल हैं, यानी जो लिकर्ट स्केल पे मेजर किए हुए हैं, क्योंकि इनमें लेवल एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री टाइप। और लास्ट उसने 2 वेरिएबल ऐसे लिए हुए हैं जो हमने क्वेश्चनर में नहीं पूछे हुए, लेकिन उसने इन्हें डिफाइन किया हुआ है। ये एक तरह से स्कोर वेरिएबल कहलाते हैं। स्कोर वेरिएबल से क्या मुराद है, उसने क्या किया होगा यहाँ पर। अगर मैं शीट के एंड पे जाता हूँ तो देखें, स्मार्टफोन एडिक्शन का पहले रिस्पोंडेंट का जो स्कोर या टोटल है वो 45 दिया हुआ है। वो 45 कैसे आया हुआ है? स्मार्ट एडिक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10, इन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल है वो 45 बन होगा। यानी आप तमाम क्वेश्चन पे उसने जो रिस्पॉन्स दिया, आपने उस रिस्पॉन्स को ऐड किया। जो आपके पास पहले रिस्पोंडेंट के स्मार्ट एडिक्शन के क्वेश्चंस थे, उन पे उसने जो भी रिस्पॉन्ड किया था वो हमने ऐड कर दिया। रिस्पॉन्ड करने से क्या मुराद थी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, तो 5 से क्या मुराद थी, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने वर्डिंग को न्यूमेरिकल कोड दिया हुआ था ताकि हमारी डाटा एंट्री आसान हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट का देखें तो वो नेक्स्ट आपने ऐड करने, ये आप चाहें तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सेल में या एसपीएसएस में ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने डाटा एंट्री एक्सेल में की है तो आप सम फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये सम इसका टोटल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से जो लाइफ सेटिस्फेक्शन के 11 क्वेश्चंस हैं उनका टोटल लिया हुआ है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने क्वेश्चंस को एक तरह से क्वांटिफाई कर लिया। पूछा आपने ऑर्डिनल फॉर्म में है, पूछा आपने क्वालिटेटिव फॉर्म में है, लेकिन आपने कहीं पे वो एग्री कर रहा है, कहीं पे वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है, कहीं पे वो न्यूट्रल है, उसका ओवरऑल बिहेवियर 10 क्वेश्चन से आपने क्वांटिफाई करने की कोशिश की स्कोर की सूरत में। अब ये देखें कि अगर कोई भी रिस्पोंडेंट इन 10 क्वेश्चंस पे स्ट्रांगली एग्री हो जाता है तो उस सूरत में उसका टोटल स्कोर 50 बनेगा। अगर वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो उसका 10 स्कोर बनेगा। अगर तमाम क्वेश्चन से वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाते हैं तो 10, इसका मतलब है कि उसका स्कोर 10 से 50 के दरमियान आएगा। जितना ज़्यादा उसका 50 के करीब स्कोर आता जाएगा उतना ही इसका मतलब है कि वो उन क्वेश्चन से एग्री कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स उनकी फेवर में जा रहा है। और जितना ज़्यादा स्कोर स्ट्रांगली डिसएग्री यानी 10 के करीब होगा उतना ही वो उससे डिसएग्री करेगा स्टेटमेंट से। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था कि स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से जो प्लान वर्क हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अगर आप उसे स्ट्रांगली एग्री करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने जो भी प्लान आज किया था वर्क का कि आज आपने ये काम करना है, वो काम आप नहीं कर सके क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन एडिक्टेड थे। मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ किया कि आपको याद नहीं रहा। अगर आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं, अगर डिसएग्री करते हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 3 को टिक कर दिया तो फिर आप तकरीबन मिडल में है, 30 स्कोर बना न्यूट्रल वाला। या अगर आप एग्री करते हैं तो उसका मतलब 30 से ज़्यादा होगा, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो 30 से कम होगा। इस तरह से हम काफ़ी हद तक इसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास लाइफ सेटिस्फेक्शन है। अब अगर आप इस डाटा शीट को देखें तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि वेरिएबल की नेचर की बेस पे हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस्म के वेरिएबल में हमने क्या कैलकुलेट करना है, या दूसरे अल्फाज में मैंने कहा था कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल पर हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब हमें यानी फर्दर हम मूव ही नहीं कर सकते जब तक हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉमिनल और ऑर्डिनल, इसे हमें 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, क्वालिटेटिव
और रेशियो और इंटरवल को हम एज ए क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से है, स्केल से है, मेजरमेंट से है। क्वालिटेटिव क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट से है। तो एट्रीब्यूट्स का आप मीन, मीडियन, मॉड फाइंड नहीं कर सकते। आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, मॉड फाइंड कर सकते हैं, आप उसका कोई पाई चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है आप उसका मीन, मीडियन, इवन मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि जेंडर का मुझे मीन फाइंड कर दें, तो आप मेल प्लस फीमेल कैसे मीन फाइंड करेंगे? नहीं फाइंड कर सकते। तो जेंडर वेरिएबल जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एज ए नॉमिनल वेरिएबल, इसका मीन किसी भी सूरत में नहीं आएगा। या तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, या आप इसका मॉड फाइंड करेंगे कि मोस्ट रिपीटेड जेंडर कौन सी है, या आप इसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ऐसे ही इवन एज, डिपार्टमेंट और सीजीपी है, क्योंकि हमने ग्रुप की सूरत में, क्वालिटेटिव की सूरत में लिया हुआ है, नॉमिनल या ऑर्डिनल। इवन अगर हम स्ट्रांगली स्मार्ट एडिक्शन या लाइफ सेटिस्फेक्शन के क्वेश्चंस की, इंडिविजुअल क्वेश्चन की बात करें, तो इनका भी आप मीन, मीडियन, मॉड फाइंड नहीं कर सकते। आप या तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, या ग्राफ फाइंड करेंगे, या फिर आप मॉड की तरफ जाएंगे। या फिर कोई से दो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप ले लें, उनमें कॉन्टीजेंसी टेबल या काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट आप जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस पर कोई काम करने हैं, तो इनिशियली आपने उनकी टाइप को फोकस करना है कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, या उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। अगर आपको प्रॉपर लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं पता, तो कम से कम आप उसकी वैल्यूज़ को फोकस कर लें कि उसकी वैल्यूज़ किस तरह से शो हो रही है। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं मालूम कि एस से जो है वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इंटरवल है। आप उनकी वैल्यूज़ पर आएँ, देखें ज़्यादातर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 4 5 5 3 1 2, इस तरह से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब ऑब्जर्वेशन आमतौर पे ज़्यादा रिपीट हो, तो इसका मतलब है आपको उसके लिए फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर आए, लास्ट वाले दो वेरिएबल्स पर आए, रिपीट यहाँ पे भी हो रहे हैं, लेकिन इन्हें अगर आप थोड़ा गौर करें तो इनकी रेपिटेशन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये कोई क्वांटिटेटिव टाइप है, इस पे अब आप मॉड या फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करें। लेकिन उसके बावजूद हम अज्यूम ये करें कि डाटा आज आपने जितने भी क्वेश्चनर फिल करवाए थे, आपने कितने फिल करवाए थे? आपने 200 क्वेश्चनर फिल करवाए थे। ठीक है, 200 क्वेश्चनर जो आपने फिल करवाए, ये आपने आज एंटर कर लिए, यानी आपका जो भी 10-15 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते जो भी लगे थे, आपने उन क्वेश्चंस को एंटर कर लिया। अब आपने एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, मैनुअली एंटर करेंगे, बाय हैंड एंटर करेंगे। यानी पहला रिस्पोंडेंट आप लेंगे, ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, उसने जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आप तरतीब से एंटर करते जाएंगे। यानी सपोज उसने कहा कि जी मैं मेल हूँ, तो आप 1 एंटर कर देंगे। सपोज अगर 1 जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है, हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि उसने क्या शो किया है। जी 1 से मुराद उसने मेल ही ली हुई है। उसने अपनी एज ग्रुप जो वो 3 बताया हुआ है, यानी उसने अपनी एज 26 से 30 साल के दरमियान बताई है, तो आप 3 लिखने की। ठीक है, इसी तरह से उसने अपना डिपार्टमेंट बताया हुआ है, फिर उसने अपनी सीजीपी की कैटेगरी बताई हुई है, और बाकी सारी चीज़ें वो 1 बाय 1 आप रो वाइज एंटर कर सकते हैं। ऐसे 2nd, 3rd, 4th एंड 5th आप एंटर करना है। डाटा एंटर हो गया, अब आपने इसे एनालाइज करना है। जब भी आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च क्या थे, नंबर 1। नंबर 2 आपने देखना है कि आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया थे। नंबर 3 आपने देखना है कि आपने चैप्टर 3 में मेथोडोलॉजी में क्या कुछ डिस्कस किया, यानी आपने मेथोडोलॉजी में जो लिटरेचर पढ़ा था उनने जहन में रखते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए आपने कुछ मेथड डिफाइन किए होंगे कि मैंने इस डाटा के साथ ये टेस्ट अप्लाई करने हैं। आपने उनको जहन में रखने और फिर एनालिसिस शुरू करना है। लेकिन एक लम्हे के लिए आपने ये लाजमी तौर पे इग्नोर कर देना है कि आपने इस डाटा पर क्या करना है। पहला काम, आपके ऑब्जेक्टिव हों या ना हो, आपका सुपरवाइज़र आपको कहे या ना कहे, आपने तमाम क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है वो मैं बताता हूँ अभी। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज, और ये जितने भी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हैं, इन्हें आपने शिफ्ट करना है राइट साइड पर। ओके, इस वक्त एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि आपने इस बॉक्स की जो मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की।
इस बॉक्स की मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने कम से कम एक वेरिएबल राइट साइड पे शिफ्ट करना है। इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान एक एरो बना हुआ है और इसके टॉप पे वेरिएबल्स लिखा हुआ है। वो वेरिएबल जो कि राइट साइड पे होंगे सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी या उनके लिए आपने जो जो ऑप्शन चूज होगी वही कैलकुलेट होगी। एक तो ये कि आप इन्हें 1 बाय 1 एंटर करते जाएं, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आए, कंट्रोल ए प्रेस करें और राइट एरो प्रेस कर दें। वापस आपने लेना तो देखें, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए तो इसका एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जिसका आपने नहीं कैलकुलेट करना वो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए हो या ना चाहिए हो, आपने सारे के सारे वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी लाजमी फाइंड करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेशक कोई ऑप्शन फिलहाल ना लें, ओके प्रेस कर दें। जितने भी वेरिएबल्स आपके पास थे उनकी आपको ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दे देगा। पहला जो टेबल है ये एक जनरल स्टैटिस्टिक्स का होगा। इसे आपने स्टैटिस्टिकली तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि आपके डाटा में कितने वैलिड केसेस हैं और कितनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है। इस वक्त ये जो डाटा एंटर किया हुआ है इसमें कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है। मिसिंग ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि आपने यहाँ पे डाटा एंटर करना था, रिस्पोंडर ने अपनी जेंडर नहीं बताई, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। वो सेल जिसमें आप कुछ नहीं लिखेंगे एसपीएसएस ऑटोमेटिकली इसमें एक डॉट पुट कर देगा। आपने डॉट खुद नहीं पुट करना, आपने इसे ब्लैंक ही रहने देना है। ये अब मिसिंग ऑब्जर्वेशन के तौर पर आएगा, यानी रिस्पोंडर ने आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ठीक है। तो इस वक्त जो आउटपुट हमारे पास आई है उस आउटपुट के मुताबिक आपके पास तमाम रिस्पोंडर ने 100% आपको रिस्पॉन्स दिया हर वेरिएबल के लिए, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन आ जाए तो अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आप उसे एंटर करना भूल गए, आपने एंटर नहीं किया, आपसे मिस हो गया, या फिर रिस्पोंडर ने आपको रिस्पॉन्स दिया। आमतौर पर अगर आप भूल गए तो एहतियाती तौर पे आपको देख लेना चाहिए कि रिस्पोंडर ने रिस्पॉन्स किया या नहीं। यानी आप उसका क्वेश्चनर उठाएं, अगर उसने रिस्पॉन्स किया हुआ तो उसकी वो कैटेगरी या उसका रिस्पॉन्स पुट कर दें, अदरवाइज उसे मिसिंग ही रहने। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने खुद ऑब्जर्व की और आपको याद है। मिसाल के तौर पे उसकी जेंडर आप नोट कर रहे थे, आपको बंदा याद है, उसका नाम वगैरह से भी आपको याद है या नाम से आपको आइडिया हो रहा है, तो आप उस सूरत में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ना आपको एज का आइडिया, ना आपको जेंडर का, ना डिपार्टमेंट का, देन आप वो इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करेंगे। और अगर मिसिंग में कोई हो कोई इशू तो नहीं आया तो सर्च किया, अगर किसी भी वेरिएबल में ज़्यादा मिसिंग आ जाए, मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने डाटा ही नहीं बताया, 50 लोगों ने आपको जेंडर ही नहीं बताया, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर हम एज इधर लिखी हुई है क्वेश्चन में, एज कोई बताता है कोई नहीं बताता, वही उन्होंने पूछा ना कि जितने ज़्यादा लोग जो हैं एज नहीं बताएंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी जाएगी, और जितनी ज़्यादा मिसिंग ऑब्जर्वेशन होगी उस सूरत में आपके पास जो वेरिएबल है जब आप किसी टेस्ट में यूज़ करेंगे वहाँ पर वो हो सकता है वेरिएबल यूज़ ही ना हो। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न है, अगर आप कोरिलेशन और रिग्रेशन को देखें, इसमें आपके पास कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है? पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। एक्स और वाई की वैल्यूज मिलकर पेयर बनता है। उस पेयर ऑब्जर्वेशन में एक्स या वाई मिस हो जाए, आप उस ऑब्जर्वेशन को यूज़ ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जिस सपोज अगर आपने सीजीपीए वेरिएबल अपने रिग्रेशन या कोरिलेशन एनालिसिस में यूज़ करना है और जिस रिस्पोंडेंट की एज या सीजीपी आपको नहीं मालूम, वो पूरा केस डिस्कार्ड हो जाएगा, वो डाटा में यूज़ ही नहीं होगा, एनालिसिस में यूज़ ही नहीं होगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन या वो तमाम एनालिसिस जिसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन यूज होती है, टी टेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि टी टेस्ट में जो है जो ऑब्जर्वेशन होंगी सिर्फ वही एनालाइज होंगी, लेकिन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आपने डाटा लेना है, कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चनर को लेते हुए इसे देख लें कि क्या उसने तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अगर रिस्पॉन्स दिया हुआ है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उससे कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी है, प्रोवाइड करना, क्योंकि एक दफ़ा आप जिससे डाटा ले लेंगे वो दोबारा आपको मिले या ना मिले, उससे डाटा कलेक्ट करना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्यों बनानी है? चूँकि ये ऑलरेडी एडिटेड डाटा है, ऑलरेडी फाइनलाइज डाटा है, इस पर बहुत सारी एडिटिंग की हुई है, बहुत सारी करेक्शंस की हुई हैं। मैं एक दो मिस्टेक इसमें करके आपको बताता हूँ कि मैं आपको ये सारा कुछ क्यों कह रहा हूँ।
शुरू के वेरिएबल में मैं पुट कर देता हूँ। सपोज मैंने डाटा एंट्री कर रहा था, जल्दी में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है मैंने एंटर कर दी। इसी तरह से जेंडर में भी मैंने सपोज कर दिया। हम इसे दोबारा एनालाइज करते हैं। ऑलरेडी ये पुटेड हैं सारे वेरिएबल्स, ओके कर देता हूँ। देखें मिसिंग क्यों नहीं है, सॉरी ठीक है। देखें जहां पर अगर आप देखें जेंडर में एक ऐसा कोड आ गया 1-1 का जो कि आपके डाटा का हिस्सा ही नहीं था। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें हेल्प कर रही है कि आपने ऐसी कैटेगरी या ऐसी डाटा एंट्री कर दी है जो कि आपके क्वेश्चनर का पार्ट ही नहीं थी, या फिर एक ऐसी एंट्री है जिसका आप ग्रुप डिफाइन करना ही भूल गए। फॉर एग्जांपल आपने एक तीसरा ग्रुप भी लिया हुआ था ट्रांसजेंडर का। ट्रांसजेंडर आपने जिनसे डाटा कलेक्ट किया उसने मेंशन भी की अपनी जेंडर, लेकिन आपने उसकी कैटेगरी बनाई ही नहीं। अब या तो आप वो कैटेगरी एंटर करेंगे कहाँ पर, वेरिएबल व्यू में जाकर जेंडर में, और जेंडर में यहाँ पर आपने वो जो कैटेगरी जो भी ग्रुप डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल 1-1 का या ग्रुप नंबर 3, उससे लिखकर आप उसकी वो जेंडर डिफाइन करेंगे। या फिर इसका दूसरा मतलब क्या बनता है कि आपने डाटा ही सही एंटर नहीं किया, आपने 1 एंटर करना था, जल्दी में आपने 1-1 एंटर कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आप उधर क्वेश्चनर में जाएंगे, कंफर्म करेंगे और इसे करेक्ट कर लेंगे कि ये 1-1 कहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज मुझे नहीं मालूम कि 1-1 कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जेंडर वेरिएबल में आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ और 1-1 लिख देता हूँ, तो ये SPSS आपको सिलेक्ट करके दे देगा। आपको सारा खुद ही नहीं देखना पड़ेगा, आप उसे करेक्ट करें। ठीक है, ऐसे ही बाकी केस होगा। नेक्स्ट में अगर आप आए, हमने डिपार्टमेंट में दिया था। अब देखें या तो अगेन वही मसला फिर है कि या तो ये डिपार्टमेंट आपने ऐड ही नहीं किए, कोड आपने लोकेट किया हुआ था, आपने वेरिएबल जो में डिपार्टमेंट के नाम ही नहीं लिखे, या फिर आपने ये रॉन्ग एंट्री कर दी। यानी यहाँ पर आपको डाटा की काफ़ी हद तक कंफर्मेशन हो जाती है कि आपने डाटा को सही एंटर किया या नहीं किया। उसके बावजूद उसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे आता है कि सपोज आपने डाटा सही एंटर किया हुआ है, मैं देखता हूँ कि ऐसा टेबल मुझे मिल जाए जहां पर एक केस थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, कोई और मैं देखता हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आ रहा है, आई एंजॉय बीइंग एट होम विद माई फैमिली, लाइफ सेटिस्फेक्शन की वजह से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घर में रहकर ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो इसमें 3 लोग ऐसे हैं जो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को इस तरह से देख लें कि वो लोग जो कि न्यूट्रल हैं, जिन्होंने नहीं बताया, या वो जो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, उनमें और 3 लोगों में बड़ा फ़र्क है। 3 लोगों को आप 70 लोगों के साथ या ये जो 45 एग्री वाले हैं इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब आप स्पेशली नोवा फाइंड करेंगे या कॉन्टिजेंसी फाइंड करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इन 3 लोगों की जो एसोसिएशन है बाकियों के साथ वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। मसला आप इसे जेंडर के साथ ही कर रहे हैं, कॉन्टिजेंसी टेबल आप बना रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये तीनों मेल हों, तो फीमेल के साथ इस क्वेश्चन के लिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आपने काम करना है वो वही काम जो आपने काइस्केर टेस्ट में किया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी की तादाद बहुत कम हो तो आप कंसेक्टिव जो ग्रुप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। यानी मैं यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इसे स्ट्रांगली एग्री की बजाय इन 3 लोगों को मैंने 1 कोड दिया हुआ था, मैं इन 1 वालों को 2 कोड दे दूँ। यानी ये डिसएग्री में चले जाएंगे और इनकी तादाद 47 हो जाएगी और जो स्ट्रांगली डिसएग्री है खत्म हो जाएगा। कैसे मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कर भी, और हम उसे देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। जी, LS7 है, तो LS7 में हम जाएंगे और यहाँ पे ये देखें 1 वाला जो कोड इस वक्त बाय चांस मुझे मिल गया, मैं इसे 2 कर दूंगा, एक और 1 चेक करूंगा मैं वो कहाँ पर है। अच्छा, एक इससे नीचे भी मौजूद है, इसे हमने 2 कर दिया,
और एक ये है। अब मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, बाकी सारे जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, और ये LS7 या आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, नहीं सॉरी LS8 में करना था हमने। कंट्रोल F1 किया, ये 1 इसे हमने 2 करने, इसे 2 करने और इसे 2 करने। LS8 और जस्ट ओके प्रेस किया। अब देखें यहाँ पर अब 4 कैटेगरी आ रही, ठीक है। इससे हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम कम से कम इस लेवल पर आ गए हैं कि सारे ग्रुप आपस में कंपेरेबल टाइप हो जाते हैं। लेकिन आप 3 को सिर्फ 3 रिस्पोंडेंट को बाकियों से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमें इस तरह का काम करना पड़ जाए। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब किसी खास ग्रुप में रिस्पोंडेंट कम हो और उससे वेरी नेक्स्ट या उससे वेरी प्रीवियस जो है उनमें तादाद ग्रुप मौजूद हो और उसे आप एडजस्ट करना चाहें, तो यानी ये आपको एक हेल्प मिल जाती है। दूसरा, अगर आप देखें जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस थे उनकी हमने बेशक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पे एक लमसम आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि स्मार्टफोन एडिक्शन में जो स्कोर है या सम है वो 17 से लेकर 45 तक जा रहे हैं। यानी 17 का मतलब क्या बनेगा कि जिसने 17 स्कोर लिया है उसने ज़्यादातर क्वेश्चंस को 1 या 2 या 3 टिक किया। वो कैसे पता चला? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर वो हर क्वेश्चन को 1 टिक करता है तो उसका जो स्कोर है वो कितना बनेगा? 10 बनेगा। और सपोज अगर हर क्वेश्चन को 2 टिक कर देते हैं लाइफ सेटिस्फेक्शन में, स्मार्टफोन एडिक्शन में, तो उसका स्कोर 20 बनेगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसलिए कहीं पे 5 भी टिक किया हो। चलें बल्कि इसे चेक भी कर लेते हैं। हम इसे ट्राई भी करते हैं कि 17 जो है वो स्मार्टफोन एडिक्शन में कहाँ पर है। जी, ये रिस्पोंडेंट है जिसका 17 स्कोर है। इसका हम स्मार्टफोन एडिक्शन का स्कोर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। जी, ज़्यादातर क्वेश्चन में उसने 1 और 2 को टिक किया हुआ है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उसने गालिबन 3 टिक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में उसने 5 किया होता, किसी में 4 किया होता, किसी में 1। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 5 और 4 होते तो उस सूरत में 17 नहीं बनता था। इसका मतलब है कि इसका जो ज़्यादातर एटीट्यूड रहा वो डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री की तरफ रहा या डिसएग्री की तरफ रहा। तो हमें यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी से काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड क्या रहा। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमुलेटिव परसेंटेज आ रही है। कॉमुलेटिव परसेंटेज क्या होती है? यानी प्रीवियस में, करंट में प्रीवियस, ऑल प्रीवियस ऐड करते जाते हैं। जैसे वो लोग जिनका स्कोर 17 है वो टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं इस डाटा में, ठीक है। या वो 200 में से तकरीबन 3% लोग हैं। वो लोग जिनका स्कोर 18 आया वो टोटल डाटा में 3 लोग हैं, ये 1.5% बनते थे। लेकिन वो लोग जिनका 18 या 18 से 17 या 18 स्कोर आया वो टोटल कितना बन जाएंगे? वो टोटल 9 बन जाएंगे, यानी 4.5% बन जाएंगे। यानी या तो आप फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें या फिर आप परसेंटेज ऐड कर लें। 3 और 1.5 4.5 बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 19 नहीं है। अब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बनने का मतलब ये नहीं है कि तमाम पॉसिबल तमाम नंबर्स ऑटोमेटिक आएंगे। जो नंबर नहीं बना, जो सम नहीं बना, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। किसी का टोटल 19 नहीं बनता था तो वो शो नहीं हुआ क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 बनती थी। हाँ, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 1 बनेगी तो वो ज़रूर मेंशन होगा, जैसे 33 है। इसी तरह से देखें वो लोग जिनका 20 स्कोर था वो टोटल 19 लोग हैं और यहाँ तक कितना हो गया? तकरीबन 14% हो गया। सपोज अगर मैं यहाँ पर आता हूँ 52% पर, इसका क्या मतलब बनेगा
कि वो लोग जिनका स्मार्ट एडिक्शन का स्कोर या सम 17 से 27 के दरमियान है, वो टोटल डाटा का 52% है। 52% का क्या मतलब होगा? 200 में से कितना होगा? क्योंकि 100 में से 52 लेंगे तो 52 और दूसरा 52 तो 104 बन जाएगा। तो 104 लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर 17 से या 17 से ज़्यादा है और 27 या 27 से कम है। आपको यानी अपने डाटा का एटीट्यूड, अब 27 का क्या मतलब बनता है? तकरीबन ये न्यूट्रल के करीब बनता है। न्यूट्रल मीन यहाँ पे आप यानी 30 नियर टू 30, और या न्यूट्रल से मुराद यहाँ पे ये बनती है कि उन्होंने बताना नहीं पसंद किया कि वो इस क्वेश्चन से स्ट्रांगली एग्री हैं या डिसएग्री हैं या एग्री हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग बता दी। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आगे कुछ हद तक हमें हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस क्वेश्चन की फिकसी फाइंड करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटेगरीज बहुत बनती हैं। या तो आप इसकी फिकसीज डिसाइड करें इस तरह से कि वो लोग जिनका स्कोर 17 से सपोज 25 तक है, वो जिनका 25 से 30 तक है, 30 से 35 वाले, 35 से 45, 45 से ऑनवर्ड वाले। या तो आप इस तरह की ग्रुपिंग करें या फिर आप कोई और मैकेनिज्म यूज करें, लेकिन इस तरह के डाटा का आप इस टाइप का जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये सिर्फ इसलिए फाइंड करेंगे कि आपको अपने डाटा का एक आइडिया हो जाए कि उसमें क्या कुछ एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ रिस्पोंडेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो आइडिया हो जाए आपको। ज़्यादातर लोग जो है वो देखें 26 पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, बाकी 37 पे कुछ ने रिस्पॉन्स किया है, कुछ ने 43 पे किया है, वरना बाकियों में 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइक है। नॉमिनल के लिए हम क्या करेंगे? नॉमिनल और ऑर्डिनल के लिए डिस्क्रिप्टिव में क्वालिटीज हैं, मीन मीडियन मॉड हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, मॉड फाइंड कर सकते हैं, मीन नहीं फाइंड कर सकेंगे, मीडियन और स्टैंडर्ड वगैरह फाइंड नहीं कर सकेंगे। मॉड, फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट, बार चार्ट या फिर कॉन्टिजेंसी टेबल वगैरह, यानी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अगर पॉसिबल है। ऑर्डिनल टेस्ट, ऑर्डिनल डाटा के लिए ज़्यादातर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ से जाते हैं, रैंक कोरिलेशन जैसे है, या आपने कुछ और टेस्ट भी किए होंगे जिनमें आप रैंकिंग करते हैं, या नॉमिनल की बेस पे। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स पे आप बहुत सारे क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे मीन, मीडियन, मॉड भी, स्टैंडर्ड डिवीजन, टी टेस्ट, जी टेस्ट, नोवा वगैरह ये कर सकते हैं। लेकिन जो हाइपोथेसिस वाले टेस्ट हैं जैसे टी टेस्ट है, इसमें एक वेरिएबल आपको क्वांटिटेटिव चाहिए होगा और एक वेरिएबल आपको क्वालिटेटिव चाहिए होगा। मसलन जेंडर है, मेल और फीमेल का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि मेल जो है वो ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्टेड है या फीमेल ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्टेड है, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है। तो इस सूरत में आप चूंकि कंपैरिजन करने जा रहे हैं, सपोज ये आपका हाइपोथेसिस भी है, आपने ये कहा कि जी मेल जो है वो ज़्यादा स्मार्टफोन एडिक्टेड है, देन आप टी टेस्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि आप जेंडर का कंपैरिजन कर रहे हैं विद रेफरेंस टू स्मार्टफोन एडिक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये तो क्वेश्चन से डाटा लिया है ना, अगर वो सेकेंडरी डेटा ले पहले ये तो सीख लो, अभी तो नॉमिनल और ऑर्डिनल का नहीं पता था। और जो आपका सेकेंडरी डाटा होगा उसमें भी आपने यही कुछ देखना ना कि जो वेरिएबल आपके पास है वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है या इंटरवल। अगर वो क्वांटिटेटिव है तो आप इसके मुताबिक जाएंगे, क्वालिटेटिव तो क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब आपने पेशेंट्स का डाटा लिया है, ठीक है, आपने उनका ब्लड प्रेशर नोट किया है, आपने उनकी हार्ट बीट नोट की है, आपने उनका हीमोग्लोबिन लेवल को नोट किया है। ये कौन से वेरिएबल हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, मेजर किए हैं। उसके अगेंस्ट आपके पास है फॉर एग्जांपल जेंडर, एज ग्रुप की सूरत में, रेजिडेंस एरिया या फैमिली स्ट्रक्चर आपने पूछा हुआ है कि वो जॉइंट फैमिली से या न्यूक्लियर फैमिली से। आप उसके मुताबिक ही फिर उसे एनालाइज करेंगे कि आपके हाइपोथेसिस क्या है। तो आपका हाइपोथेसिस है कि फीमेल में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, जिसका मतलब कि जो हीमोग्लोबिन वाला वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो और जेंडर वाला है, ये दो वेरिएबल आप यूज करेंगे टी टेस्ट या जी टेस्ट के लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों को? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब
अब हम आ जाते हैं कि आपसे मैंने ये कहा था कि सुपरवाइज़र आपको कहे या ना कहे, आपने ज़्यादातर वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी ज़रूर फाइंड करनी है, या ग्राफ ज़रूर फाइंड करना है, या मीन मिरर मार्क्स ज़रूर फाइंड करने हैं, चाहे आपके सुपरवाइज़र ने आपको कहा या नहीं कहा। मिसाल के तौर पर ये आपने एसएसपी SPSS मिसाल के तौर पर मुझे ये इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, नीचे वाले दोनों वेरिएबल्स के अलावा, यानी स्मार्टफोन एडिक्शन और लाइफ सेटिस्फेक्शन के अलावा, इन तमाम की मैं लाजमी तौर पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करूँगा। ठीक है, अभी मैं फाइंड कर चुका था, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऑप्शंस भी आपको दे दूँ। चूँकि ये सारे के सारे ग्रुपिंग वेरिएबल हैं, नॉमिनल या ऑर्डिनल हैं, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आप परसेंटाइल वगैरह, क्वार्टाइल्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं, आप मॉड फाइंड कर सकते हैं। मॉड वैसे आपको फ्रीक्वेंसी में भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी ये जो आपके पास क्यूनेस, कर्टोसिस या स्टैंडर्डेशंस वगैरह हैं, ये क्वांटिटेटिव के लिए होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर दें तो ये फाइंड कर फाइंड तो कर देगा, ऐसा तो नहीं पता कि आपने कौन सा वेरिएबल पुट किया। सॉफ्टवेयर को नहीं पता होता कि किसका क्या फाइंड करना है। बहुत कम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंटेलिजेंटली काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर उसे ऑप्शन दे दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे कैलकुलेट नहीं करते। अब उसे इससे गर्ज नहीं है कि जनरल का स्टैंडर्ड क्या हो, उसके नज़दीक आपने नंबर एंटर किए 1 और 2। हाँ जी, तो आपने नंबर एंटर किए, न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू की बेस पर स्टैंडर्ड देते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकली तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एक और तरह से जस्टिफाई भी कर देते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप ये काम नहीं करेंगे। नॉन स्टैटिस्टिशियन अगर कर ले तो उससे हम कुछ नहीं कह सकते। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, अपनी रिसर्च को जहन में रखते हुए, सॉरी रिसर्च को नहीं, क्वेश्चन को जहन में रखते हुए, क्योंकि पाई चार्ट और बार चार्ट दोनों में डिफरेंस है। पाई चार्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, टोटल में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। बार चार्ट कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अगर आप डिफरेंट ग्रुप में कंपैरिजन करना चाह रहे हैं देन आप बार चार्ट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज पाई चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसे पुट करेंगे, और यहाँ पे बार चार्ट या पाई चार्ट या तो फ्रीक्वेंसी बेस पे आएगा या परसेंटेज बेस पे आएगा। ठीक है, आमतौर पर परसेंटेज बेस पे एक्सप्लेन करना आसान होता है। आप बड़ी आसानी से परसेंटेज पे बता सकते हैं कि किस ग्रुप में कितने % लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगेन ये आप डिपेंड करता है कि आपने परसेंटेज बेस पे आपको कहा गया या फ्रीक्वेंसी बेस पे कहा गया। दोनों की इंटरप्रिटेशन में फ़र्क नहीं होगा, ग्राफ में भी ऐसा फ़र्क नहीं होगा, सिवाय इसके कि वाई एक्सिस पर या जहाँ पे भी स्केलिंग की होगी उस स्केलिंग की वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बजाय परसेंटेज या परसेंटेज की बजाय उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। इसे आप कंटिन्यू कर दें और ओके कर दें, तो अब ये देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल और पाई चार्ट या बार चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो चलें, ये इस वक्त यहाँ पर देखें हर क्वेश्चन का बार चार्ट जो है, चूँकि मैंने बार चार्ट ऑप्शन ली हुई थी, तो हर क्वेश्चन का बार चार्ट आमतौर पे 2 कैटेगरीज का बार चार्ट और पाई चार्ट वगैरह ड्रा करने का ऐसा फ़ायदा नहीं है। 2 से ज़्यादा हो तो आप ड्रा करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो ये फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक है, इसकी मेल कितने हैं हमारे डाटा में, मैंने इसे डबल क्लिक किया। वैसे आप फ्रिक्वेंसी टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था, चार्ट को मैंने जब डबल क्लिक किया चार्ट को मैंने जब डबल क्लिक किया तो चार्ट एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पर ये कि ये सिंबल सी बनी हुई है जिससे निशाना लेने के एक स्केयर्स आता है और उसके दरमियान में हिट पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है। इसे आप क्लिक करेंगे तो देखें पॉइंटर चेंज हो गया। पॉइंटर को बार पर आकर क्लिक कर दें तो देखें चूँकि हमने फ्रिक्वेंसी ली हुई थी तो 106 मेल है और 94 जो वो फीमेल है। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो इन बार पे इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। अगर ये परसेंटेज हुई तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, यानी आपने ऑप्शन में परसेंटेज ली है तो परसेंटेज हो जाएगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस टेबल को कॉपी करेंगे तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगे। आपने हर टेबल को इंटरप्रेट करना है, फिर उनके ग्राफ हैं, तो या तो आप ग्राफ देंगे या टेबल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक और काम करना है, इसे हम कॉपी करेंगे। मैंने इसे कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर एक्सेल में भी मैं जा रहा हूँ।
सेलेक्ट ऑन करना नहीं अभी मैंने सिर्फ एक ही टेबल सेलेक्ट की है। मैं यहाँ पे साइड पे से पेस्ट करने जा रहा हूँ, ये टेबल यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, सपोज ये मेरा क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं एक टेबल रीडिफाइन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है फॉर एग्जांपल। और क्वेश्चन में मुझे क्या कुछ चाहिए कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री होगा, लास्ट जो है स्ट्रांगली एग्री। क्वेश्चन हमारा, और इससे पहले अगर आप चाहें तो चले मैं एक और भी एंटर कर देता हूं। मैं ऐसे सपोज सीरियल नंबर अपने कंफर्मेशन के लिए सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन मेरे पास था, आई नेवर गिव अप यूजिंग स्मार्टफोन even when my daily life is already greatly affected by it। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है, इस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे हमने लेना है, ये मर्ज किया हुआ है, आप इसे अनमर्ज कर देंगे। ठीक है, इस सेल को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसकी रो बेशक आप बढ़ा दें इस तरह से। और इन क्वेश्चंस को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, पेस्ट और ट्रांसपोज वाली ऑप्शन है, इस तरह से मैं मेंशन कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊँगा, सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा और उनका जो फ्रीक्वेंसी टेबल की इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब इस तरह से क्या होगा कि देखें आपका टेबल जो कि फॉर एग्जांपल पहले 10 लाइनों में आ रहा था, अब वो 2 लाइनों में आ जाएगा, 3 लाइनों में आ जाएगा, आपकी बाकी लाइन्स भी सेव होंगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वाली जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो रिलेटेड हैं, मसलन एक आ जाएगा डेमोग्राफिक का, उनका आप बना लें, फिर आ जाएगा आपके पास स्मार्टफोन एडिक्शन के 10 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 वो जो भी बनते हैं, यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और उससे नेक्स्ट जो है आप उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मेंशन कर देंगे। सपोज इस तरह से आपके पास वो टेबल, मैं इन्हें बल्कि कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ सारा। और हम इसे रीफॉर्मेट कर लेते हैं, इनका बॉर्डर्स वगैरह जो भी हमने लगाना है, बल्कि बॉर्डर फिलहाल ख़त्म करते हैं क्योंकि बॉर्डर लगाने के ख़ास स्टाइल होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से मैं इसे फर्दर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस टेबल को कॉपी करूँगा, Ctrl+C, वर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप इसे पेस्ट करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग अपने मुताबिक करेंगे, मसलन इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसका जो फॉन्ट टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए, ये बोल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका बॉर्डर आपने टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है, टेबल बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है, और बॉर्डर्स में आपने यहाँ से ऊपर वाले बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा लेनी है और नीचे वाले बॉर्डर की विड्थ आपने कम लेनी है। ओके करना है, ये इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। इसे आपने अभी सिलेक्ट रखना है, लेआउट में जाना है और इसे सेंटर कर देना है। इसी तरह से इसके बॉटम में क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है आपने, और इसका जो बॉटम बॉर्डर है वो आपने अप्लाई कर देना है, यानी ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि 1 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है और ये ऊपर लिखा हुआ है, आपने इन तमाम को एडजस्ट करना है। तो ये आप कैसे एडजस्ट करेंगे? सपोज मैंने इसे सिलेक्ट किया, लेआउट में जाएं और ये सेंटर इसे क्लिक करते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो टेक्स्ट वाला है यानी जो सेकंड कॉलम है ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, आप इसे इसके ज़रिए से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी भी स्टिल एक प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम ये है कि हर क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, ये आपने एडजस्ट करना है। तो आप इसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और उसकी हाइट डिफाइन करेंगे। 0.2 या 0.3 के करीब आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 0.4 कर देता हूँ, देखें तो इस सूरत में क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट किसके सामने लिखी हुई है। और भी बहुत सारी आपको चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। ऑटो फिट टू विड्थ कर दें, ठीक है, या आप जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं आप इन्हें इस तरह से कर दें। देखें ये और थोड़ा आइडेंटिफाइएबल हो जाता है। ये आपने इन्हें देखना है कि अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कहाँ पे हो, उस तरह से आपने इसे एडजस्ट करना है। आपके तमाम फ्रीक्वेंसी टेबल जो कि कम से कम 5-6 पेज में आने थे, वो एक सिंगल टेबल में और सिंगल पेज पे आके आप उन्हें 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर दें कि इस क्वेश्चन में इतने स्ट्रांगली एग्री हैं, इतने डिसएग्री, इतने न्यूट्रल, इतने फ्लैट। और यही काम आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी मीन मीडियन मॉड के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल जो 2 वेरिएबल हमने छोड़े थे, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इनमें आप वो जो 2 स्केल वेरिएबल आपने डिफाइन किए थे इन्हें आप चूज़ करेंगे। यानी कि जो भी आपने पॉसिबल कैलकुलेशन करनी है, जैसे आपको कहा गया कि आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी करना है और आपने स्क्यूनेस भी करना है, फॉर एग्जांपल, इन्हें आप टिक कर ओके कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चंस का आपके पास आ जाएगा और ये ऑलरेडी बना हुआ है, यानी इसमें दोनों वेरिएबल रो वाइज आ रहे हैं। तो आप ये एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और इसकी इजाफी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर देंगे। मसलन हमें क्या नहीं चाहिए, मुझे ये लिस्ट वाइज केस नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 200 आ रहे हैं। तो हम इसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल में जाकर इंटायर रो कर देंगे। मुझे ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि हम इस हर टेबल से पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 4.2 टेबल ये बनता है और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। वो जो भी अप्रोप्रिएट टेबल का लेबल होगा, वो आप हेडिंग होगी, वो आप डिफाइन करेंगे। तो आमतौर पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हमने कहीं पे मेंशन किया हुआ है। क्योंकि अगर सारा ही 200 आ रहा है, हाँ, अगर इसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन होती फिर आप ये n लेते, क्योंकि सारे के सारे लोगों का मीन कैलकुलेट हुआ है। तो आप नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं n है उससे आप स्किप कर सकते हैं। ये मिनिमम है, तो मिनिमम आप ये देखेंगे SPSS में ये स्टैटिस्टिक्स आ रहा है साथ साथ ना, तो ये आप डिलीट कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इंटायर रो कर देंगे। मिनिमम की जगह पर आम तो पे हम MIN लिखेंगे, मैक्सिमम की जगह पर मैक्स, मीन की जगह पर मीन, स्टैंडर्ड की जगह पर SD, और ये स्क्यूनेस आप चाहें तो पूरा लिख दें या SKEW लिख दें। इसे क्लिक करें और ऑटो फिट कर दें। सारा क्यों सिलेक्ट हो रहा है? टेबल कंप्लीट सिलेक्ट नहीं हो रहा। चलिए मैं इसे एक और तरह से रोज के लिए, ठीक है, बाद दफ़ा वो इशू आ जाते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग में अब आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्टडी वेरिएबल, ठीक है, और इसकी आप ऊपर वाली और नीचे वाली रो डिफाइन कर देंगे। इसके दरमियान जो आपको शेड नज़र आ रहे हैं ये आप ख़त्म कर देंगे। मसलन ये, बल्कि मैं आमतौर पे मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा और नो बॉर्डर कर दूँगा। उसके बाद इसे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, टेबल में जाकर बॉर्डर जिस तरह से पहले सेट किए थे वैसे ही बॉर्डर सेट कर दूँगा और इसी तरह से ये वाले। और मैं आमतौर पे यही अप्रोच यूज़ करता हूँ। आपके पास कोई और मेथड है क्विक तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो आप बेशक टेबल सेलेक्ट करके ये बकेट बनी हुई है इसे नो कलर कर दें। बाकी वो जो टाइम सेटिंग है यानी फॉन्ट सेटिंग है और फॉन्ट स्टाइल है वो आपने सारा चूज़ करना है, ठीक
इस तरह से अगर आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये देखने में खूबसूरत भी लगेगा और आपके जो ओवरऑल क्या नाम है नंबर ऑफ पेजेस हैं वो भी सही होगा। ठीक है, और डेफिनेटली आप इससे जो है चूँकि ये स्टेटस है आप इसे सेट कर सकते हैं, इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। वो जो भी पॉसिबल आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो सारी अप्लाई कर देना। यहाँ पे आपने मसलन स्मार्टफोन एडिक्शन नहीं लिखना, यहाँ पे आपने लिखना है स्कोर ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन या स्मार्टफोन एडिक्शन स्कोर, क्योंकि अब ये स्मार्टफोन एडिक्शन इटसेल्फ नहीं है बल्कि ये स्कोर की सूरत में है। क्वेश्चंस का आपने सम लिया। इस तरह से आप इसी तरह से लाइफ सेटिस्फेक्शन का स्कोर, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टेटस का ग्राफ वगैरह इस तरह से आपके पास है।